हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की जो थ्योरी दी है नर्क्स ने वो क्या है। अकॉर्डिंग टू नर्क्स, द मेन कॉज अकाउंटिंग फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ दीज इकोनॉमीज, जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है, इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी फाउंड देयर इन। तो वो कहते थे जो भी अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं उनकी अंडर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब ये क्या होता है? सच इकोनॉमीज आर एफ्लिक्टेड विद लो इनकम। वो कहता है कि ऐसी इकोनॉमीज में क्या होती हैं, लो इनकम्स होती हैं और लो कैपिटल, मतलब इनकम ही लो होगी तो पैसे सेव कैसे करेंगे, सेव नहीं करेंगे, सेविंग्स लो होंगी तो फिर इन्वेस्टमेंट लो होंगी, इन्वेस्टमेंट लो होंगी तो फिर प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, प्रोडक्टिविटी लो रहेगी तो फर्दर इनकम लो रहेगी। तो यही चक्री इसी चलती रहेगी, इसी को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा गया है। ठीक है, तो वो कहते थे कि लो इनकम है और लो सेविंग्स है, सेविंग्स लो है तो कैपिटल भी लो हो जाती है एंड लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, अगर आपकी इनकम लो है तो आप सेविंग कम कर पाओगे, बैंकों में सेव नहीं करोगे तो बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट लोन्स देने के लिए, और अगर लोन्स ही नहीं दे रहे तो नई मशीन कहां से खरीदोगे जिससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ऑल दीज हैव अ सर्कुलर रिलेशनशिप, तो ये आपस में रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन्स दैट इन ऑर्डर टू break this circle, underdeveloped countries should increase the rate of savings and capital formation. अगर अंडर डेवलप कंट्रीज ने ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का सर्कल तोड़ना है तो उनको सेविंग्स का रेट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, नई नई मशीनें आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिससे इनकम बढ़ेगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर हार्वी लेबनस्टाइन, लेबनस्टाइन का मॉडल मैंने ऑलरेडी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मेरे साथ क्या कहते हैं कमेंट कर दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रोफेसर हार्वी लेबनस्टाइन हैज, कुछ लोग इसको लेबनस्टाइन कहते हैं, कुछ लोग इसको लेबनस्टीन कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, बंदा तो सेम ही है ना। He has propounded a theory of low income level equilibrium to explain the obstacles in the way of economic development of underdeveloped countries. उन्होंने एक थ्योरी दी थी लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम की, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जब भी अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। थ्री मेन कंक्लूजन्स ऑफ दिस थ्योरी आर, नंबर वन, इक्विलिब्रियम ऑफ एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी शुड बी ट्रीटेड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर अंडरडेवलप इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम में आ भी जाती है तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मान के चलना चाहिए, कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम वो नहीं होता। सेकंड, व्हेन अ चेंज इज अफेक्टेड in the equilibrium of an underdeveloped economy, the very forces which have a tendency to increase the per capita income create certain conditions directly or indirectly, as a result of which per capita income begins to fall. तो अगर वो इक्विलिब्रियम में आ भी जाती हैं तो अंडर डेवलप कंट्रीज में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिन फोर्सेस की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ा है उन्हीं फोर्सेस में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो पर कैपिटा इनकम को गिरा भी सकती हैं। ठीक है, पार्ट थ्री, under disequilibrium conditions in the initial stages of development of an underdeveloped economy, factors lowering the income are more powerful. तो उनका ये ये जो प्रोफेसर हार्वी लेबनस्टीन है उनका ये मानना था कि जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है तो वो अंडर डेवलप कंट्रीज जिनमें डिसइक्विलिब्रियम आ गया है उनमें वो फैक्टर्स जो पर कैपिटा इनकम को या डेवलपमेंट को गिराते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कहने की बात ये है कि अंडर डेवलप कंट्रीज में जो नेगेटिव फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और जो पॉजिटिव फोर्सेज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस
वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी अगर एज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसके क्या फीचर्स हैं जो ये शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, और डाटाज लिखने काफी जरूरी हो जाते हैं अगर आपने अच्छे नंबर लेने तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट मतलब स्टेबल टाइप है, इतनी कोई पावरफुल तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही ग्रोथ रेट। ठीक है, ड्यूरिंग 50 ईयर्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 से पहले देखें, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम पर एनम वाज लेस देन 1%। तो अगर हम आज़ादी के 50 साल पीछे देखें तो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 1% के आसपास थी या उससे भी कम थी कई कई ईयर्स में। तो ठीक है, मगर एवरेज लगाएं तो 1% के आसपास है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, नो डाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी गॉट अ स्टिमुलस, येट द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम रिमेन्ड वेरी लो। आज़ादी के बाद काफी तेजी से बढ़ी है मगर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी बाकी कंट्रीज में बढ़ी है। रेदर द थर्ड प्लान इन द थर्ड प्लान इट डिक्लाइन टू 0.2%। तो थर्ड प्लान जो थर्ड 5 ईयर प्लान बना उसमें ये 0.2% तक गिर गई, मतलब डिक्लाइन हो गई। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950-51 टू 2019-20, एनुअल ग्रोथ रेट या एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट 3%। तो पर कैपिटा इनकम अभी तक 2019-2020 तक का डाटा की एवरेज लगाएं तो 3% से बढ़ी है, कोई इतनी ज्यादा खास नहीं बढ़ी। दिस स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम इज एन इंडेक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो स्टेगनेंट सी पर कैपिटा इनकम है, कोई तगड़े तरीके से नहीं बढ़ी, ये हमें दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है जिसमें इतनी तेजी से ग्रोथ रेट नहीं हो पाई जितनी चाहिए थी, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो काफी ज्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। एक तो पर कैपिटा इनकम स्टेगनेंट है, ऊपर से पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो तो स्टेगनेंट है ही है, ऊपर से लो भी है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, लो पर कैपिटा रियल इनकम इज द मेन फीचर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी भी अंडर डेवलप इकोनॉमी का अगर मेन फीचर देखें तो वो होता है उसका लो पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम होती है। ठीक है, इसके कुछ डाटा दिए हुए हैं मैंने। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लो एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें अगर देखें इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इन थाउजेंड डॉलर तो $2.85 है। यूके की 52 कहाँ चल रही है, यूएई की 52,000 कनाडा की $55,000। ऐसे चाइना का डाटा भी है, चाइना भी हमारे से कितनी आगे, जापान भी हमारे से कितनी आगे, यूएसए भी हमारे से कितनी आगे। तो पर कैपिटा इनकम इन थाउजेंड्स देखें तो हम तो पता नहीं कितनी पीछे हैं। अब अगर डाटा के हिसाब से चलें तो हम इतनी पीछे हैं कि हम अपने आप को डेवलप कंट्री कैसे कहें, बताओ। ठीक है ना, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्री को रन डाउन कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं देश के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के डाटा को देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी स्टिल अंडर डेवलप्ड कहलाने के लायक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर पे उसने अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हासिल नहीं की। अबव डाटा क्लियरली शोज दैट per capita income of India is very less in comparison to other nations. Low per capita income is the symptom of an underdeveloped economy. तो ये जो low per capita income है ये एक symptom है कि हमारी इकोनॉमी अभी तक अंडर डेवलप चल रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, खाना पीना वगैरह वगैरह, वो भी अभी इतने हाई फाई लेवल पे नहीं चल रहे। ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ सच नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा इज वेरी लो। रोटी कपड़ा मकान की जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा कम है। इन इंडिया इन 2023 एवरेज इनटेक ऑफ एन इंडिविजुअल वाज 2496 कैलोरीज पर डे। तो हमारी जो कैलोरी इनटेक है वो 2496 कैलोरीज पर डे है, एज अगेंस्ट इट इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरेज इनटेक ऑफ एन इंडिविजुअल वाज 3400 कैलोरीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 3000, 3400, 3500 कैलोरीज पर डे खा रहे हैं, और हमारी कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो है 2000 के आसपास खाई जाती हैं, हमारी कंट्री में 2496 कैलोरीज पर डे कंज्यूम हो रही हैं। Thus, in India, most of the people do not get balanced diet. On account of standard of living of the people, their efficiency, यहाँ मैंने कॉमा डालना था, रुको, यहाँ कॉमा है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। Their efficiency remains low. अगर कम खाएंगे तो एफिशिएंट भी कम होंगे, काम भी कम कर पाएंगे, दिमाग भी कम चलेगा। ठीक है, तो consequently पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो इस वजह से जो पर कैपिटा जो इनकम है वो लो है, इसलिए तो कम खा पा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ लो इनकम दैट पुअर पीपल कंटिन्यू टू बी पुअर।
तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है क्योंकि पर कैपिटा इनकम लो है। इस पैरामीटर पे भी हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है, और जो गरीब हैं उनके पास बहुत कम परसेंटेज पैसा है और ज्यादा परसेंटेज गरीबों की होती है, आपको बताइए हर एक कंट्री में। इन इंडिया ऑन द वन हैंड पर कैपिटा इनकम इज लो, एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम लो है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज लार्ज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनइक्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैसे, थोड़ा बहुत डाटा लिखेंगे इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इन इंडिया the poorest 10% of the population get only 3.5% of national income। ध्यान से समझना, जो हमारे देश के सबसे 10% नीचे, मतलब सबसे गरीब हैं 10% पॉपुलेशन, जो सबसे पुअरेस्ट 10% पॉपुलेशन है, उनको पूरे नेशनल इनकम का सिर्फ 3.5% मिलता है। मतलब 1% को 1% ऑफ नेशनल इनकम भी नहीं मिल रही। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, एज अगेंस्ट इट द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंजॉयज 30.5% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, जो टॉप के 10% लोग हैं उनको 30.1% ऑफ नेशनल इनकम इंजॉय करने के लिए मिल रही है। तो इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा है, इनइक्वालिटीज होंगी तो ये भी एक पैरामीटर है ये देखने के लिए कि हमारा कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, इट मे बी नोटेड that in many countries of the world like Japan, America, England, etc., due to inequalities in the distribution of income and wealth, rich people saved a large part of their income and invested the same to increase capital formation। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो अगर अमीर के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज्यादा अमीर होता रहेगा। एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी गॉट एक्सेलरेटेड देयर। तो अगर अमेरिका वगैरह वहां देखें तो होता क्या है, जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं, वो तो अमीर होते हैं, बाकी जनता के पास भी स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ जाते हैं, उनको भी जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। हाउएवर इन इंडिया रिच पीपल स्पेंड देयर लाइफ देयर क्या कहते हैं, स्पेंड आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ स्पेंड लिख देता हूँ, स्पेंड। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ अच्छी हैंडराइटिंग में, स्पेंड देयर वेल्थ ऑन कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। और यहाँ पे इंडिया में देखें तो रिच बजाय इसके कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, फैक्ट्रीज खोल रहा है वगैरह वगैरह, वो लग्जरीज के ऊपर पैसे खर्च करी जा रहा है, लाइक ज्वेलरी, जेम्स, गोल्ड, कॉस्टली कार्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पे पैसे उड़ा देता है और इन्वेस्टमेंट करने को इतने ज्यादा नहीं होता, और वो भी इसलिए उड़ाता है कंपनी के नाम पे सामान ले लेता है ताकि क्या कहते हैं फर्दर इनकम टैक्स में फायदा हो जाए, पता तो है आपको। दे स्पेंड लैविशली ऑन सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस। आपको पता है शादी ब्याह के ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अमीर लोग। कंसिक्वेंटली वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज लेफ्ट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितने ज्यादा उधर खर्च करते उतने कैपिटल फॉर्मेशन या फैक्ट्रियां खोलने पे लगाते तो नौकरियों की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इंस्टेड ऑफ रिडक्शन इन द डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, द सेम हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे इसमें मेन मकसद था इनइक्वालिटीज को कम करना, मगर जैसे जैसे अभी तक देखा जाए इतने साल हो गए आजादी को, इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, बी इट एनी गवर्नमेंट, समझ की बात। तो इनइक्वालिटीज का होना भी ये एक पैरामीटर है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टिल अंडर डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। वो कंट्री जिसका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा होता है और इंडस्ट्री पे या अदर सेक्टर्स पे जो डिपेंडेंस है वो कम होता है, ठीक है, तो उसको हम अंडर डेवलप कंट्री मानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होती रहती है और बाकी सेक्टर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है। इन इंडिया एज पर एनएसएसओ सर्वे या सर्वे रिपोर्ट, about 46.2% of the population depends on agriculture। ठीक है, एग्रीकल्चर पे अभी भी 46.2% लोग जो है डिपेंड करते हैं। इन 2019-20 मतलब 2019-20 का डाटा देखें, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 17.2% ऑफ द नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम का, सिर्फ 17.2%। इट मींस दैट 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन दैट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर जनरेट्स जस्ट 17.2% ऑफ नेशनल इनकम। मतलब 46% लोग देश के लगे हैं और माल बना रहे हैं सिर्फ 17%। ये तो भाई लो प्रोडक्टिविटी होगी। एज अगेंस्ट इट द अदर 53.8% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जो बाकी जो 53.8% लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं वो 82.8% माल बना रहे हैं।
तो उनकी तो प्रोडक्टिविटी हाई हुई ना, समझ की बात। इट क्लियरली प्रूव्स दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इज फार लेस देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लेबर। तो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वो काफी कम है, और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी ज्यादा है। टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज अनदर साइन ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का ये अंडर डेवलप होने का एक और वजह ये भी है कि हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो काफी ज्यादा है। अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाओगे तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, और हमारी तो 46% के अराउंड है। हिस्टोरिकली इट इज प्रूव दैट as country develops economically, the percentage of its population depending on agriculture goes on diminishing। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करता है वैसे वैसे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में लगी है वो कम होती रहती है। फॉर इंस्टेंस इन 1810 इन अमेरिका 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर 1810 की बात करें, अमेरिका में 75% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। करंटली अबाउट 0.7% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आज के टाइम पे देखें तो 0.7% लोग काम करते हैं। इट इज दिस 0.7% ऑफ population engaged in agriculture that meets all the agricultural needs of the remaining 99.3% of population। तो ये जो 0.7% लोग हैं ये उतना माल बना लेते हैं जितना 99.3% लोगों को खाने पीने की डिमांड को पूरा कर ले। इट प्रूव्स दैट द एग्रीकल्चर इन अमेरिका इज वेरी मच एडवांस्ड। इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ऑन द कंट्रेरी हमारे यहाँ पे क्या है, 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑफ इंडिया डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट इन अ पोजिशन टू मीट द एंटायर एग्रीकल्चरल needs of the remaining 53.8% of the population engaged in non-agriculture sector। हमारे यहाँ पे हाल ये है कि 46.2% लोग उतना माल भी नहीं बना पा रहे जितना पूरी पॉपुलेशन को चाहिए खाने पीने के लिए। कुछ चीजों में बना पा रहे हैं, सारी चीजों में नहीं बना पा रहे, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। इट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द कंट्री दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा हिस्सा आ रहा है, 17.2% के करीब आ रहा है, जो कि कम होना चाहिए। As a country develops economically, the percentage share of agriculture in national income goes on falling। जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है जो परसेंटेज शेयर होगा नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज शेयर होगा वो गिरना चाहिए। ऑल्दो इन इंडिया द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज डिक्रीजिंग बट नॉट एज मच एज इन अदर कंट्रीज। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तब तो और भी ज़्यादा भयानक हालत थी, 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, ठीक है। अब कम हो गए और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी नेशनल इनकम में गिरा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी एंड जापान इज ओनली अबाउट 1%। तो सिर्फ उनकी देश की नेशनल इनकम का 1% के अराउंड जो है वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से आता है, बाकी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और हमारे यहाँ अभी भी 17.2% चल रहा है, ठीक है। तो ये शो करता है कि अभी भी हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप भी नहीं हो पाया। रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन वेरी स्लो इन इंडिया। इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्पीड है वो काफी लो रही है। मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर लैकिंग इन इंडिया। ये तो सिंपल इंग्लिश है तो इसका क्या क्या आपको ट्रांसलेट करके बताऊं। ऑल्दो in the post independence era many consumer industries like textile, sugar, pharmaceuticals etc have developed significantly, yet the basic producer goods industries like machine tools industry, chemical industries, fertilizer industries etc have not developed satisfactorily। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज तो बन गई हैं काफी, मगर अभी भी जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, मशीनों की इंडस्ट्रीज हैं, या जो रॉ मटेरियल केमिकल्स की इंडस्ट्रीज हैं, जितनी डेवलप होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं हो पाती, तभी बाहर से मंगवाना पड़ता है ये सामान। नो डाउट large scale industries were set up in the country some 100 years back, but they could provide employment to 75 lakh persons only till this date। तो बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बनी हुई हैं कंट्री में हैं, मगर अभी तक सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 75 लाख जो लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिल पाई है। इट कम्स टू जस्ट 4% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल है उसमें सिर्फ 4% जनता काम करती है। इन 2019-20 2019-20 के डाटा के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैड 27.2% शेयर इन द नेशनल इनकम। इनका जो शेयर है नेशनल इनकम में वो सिर्फ 27.2% है, जो कि कम माना जाता है। बाकी कंट्रीज में इनका शेयर बहुत ज्यादा है। एज अगेंस्ट इट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इनकम ऑफ चाइना वाज अबाउट 40%। दूसरे देशों में इनका शेयर नेशनल इनकम में काफी ज्यादा होता है,
On account of backwardness, the country has to depend on foreign countries to meet many of its requirements. तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है, हमें कई चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं. Low rate of industrial growth results in low productivity and low per capita income. अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही कम होगी तो काम करने की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और सॉरी एंड लो पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो रह जाएगी. Pressure of population on agriculture increases and consequently improvement of agriculture is hindered. तो सिंपल वर्ड्स में जो ज्यादातर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में आ जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं है. इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफी जनता आ जाएगी तो लैंड फर्दर डिवाइड हो जाएंगे तो एक वाइबल साइज ऑफ लैंड नहीं रह पाएगा जिसमें एक अच्छी खेती बाड़ी हो सके. तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की भी डेवलपमेंट सफर कर जाती है. नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज. बैंकों की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज में. One of the causes of underdevelopment of India is that banking and credit facilities, especially in rural areas, have not properly developed. जो विलेजेस वगैरह वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है ताकि लोग सेव कर सकें और लोन्स वगैरह ले सकें. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ये तो पता ही है सबको. पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स and small entrepreneurs do not get loans and credit facilities at cheap rate of interest at appropriate time and in adequate quantity. तो जो गरीब लोग हैं, गरीब फार्मर्स हैं या छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सही टाइम पे लोन नहीं मिल पाता और जितनी क्वांटिटी ऑफ लोन चाहिए उतना नहीं मिल पाता सस्ते रेटों पे ताकि उनको भी अपने काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिले. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोन ले लेते हैं और फिर कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं या फिर ये कह देते हैं पैसे नहीं है हमारे एसेट्स ले लो. समझ गई बात. दे डिपेंड ऑन इंडिजिनस बैंकर्स फॉर देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स. तो छोटे छोटे लोगों को इंडिजिनस बैंक्स जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. तो वो उनसे लोन तो ले लेते हैं मगर उनके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. फिर अ लार्ज पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स गोज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो काफी ज्यादा कमाई का हिस्सा उनके लोन चुकाने में ही चल जाता है क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी एक्सॉर्बिटेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. दे आर लेफ्ट विद नो पावर टू सेव. उनके पास पैसे सेव करने का पावर नहीं रहता क्योंकि ज्यादातर तो वो लोकल मनी लेंडर से जो कर्जा लिया है वही चुकाते रहते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है. एज अ रिजल्ट देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज. इसकी वजह से एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता. दस ड्यू टू इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री आर अनेबल टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक लॉट्स. तो सिंपल वर्ड्स में लोन्स की फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा. समझ गए ना बात. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. अब कई लोग मुझे कह सकते हैं भाई बहुत अच्छी रोड्स बन गई, इतनी बन गई, उतनी बन गई, मगर जब हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में अभी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. ठीक है. इन इंडिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, रोड्स, एयरवेज एंड वाटरवेज आर नॉट एडिक्वेट इन व्यू ऑफ द वास्ट जोग्राफिकल एरिया. जितना हमारा जोग्राफिकल एरिया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है. आप बाकी सारी बातें छोड़ो, आप अपने शहर या गांव में देखो, जो रोड एकदम सही बनी हुई है उसको फिर से सही बना देंगे और जो रोड टूटी हुई है उसको रिपेयर नहीं कर पाते और अगर कर भी पाते हैं 2 बारिशें पड़ती हैं उसका फिर से हालत वही हो जाती है. दीज मीन्स बीइंग फार लेस देन द रिक्वायरमेंट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड लेबर. तो जब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होंगी तो मोबिलिटी ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाने में टाइम लग जाएगा और लेबर की मूवमेंट भी काफी जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर पुअर फार्मर्स टू कैरी देयर फार्म प्रोड्यूस टू द मंडीज. तो जो किसान है उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना सामान डायरेक्टली मंडीज में लाके बेच सके. दे आर compelled to sell the same at the village at uneconomical prices. तो उनको लोकल जो ट्रेडर है उनको बेचना पड़ेगा uneconomical prices पे. Industries also face difficulty in getting raw material, coal, etc. due to the shortage of means of transport communication. तो ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो उनको रॉ मटेरियल लाने ले जाने में भी दिक्कत हो सकती है. एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉल्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस. इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज होती है. In India, there are 5.2 kilometers of railway lines per 1 lakh population. ठीक है. As against 169 kilometer of railway lines per 1 lakh population in Canada. तो कनाडा के हिसाब से या किसी और डेवलप कंट्रीज के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ रेलवे लाइन की हालत क्या है उसका डाटा मैंने आपको बता दिया. Besides, in India, yet all the villages are not connected with the all weather roads. अभी आपको पता कई विलेजेस ऐसे हैं जहाँ तो रोड्स ही नहीं है. ऑल वेदर रोड्स तो दूर की बात, रोड्स ही नहीं है. ठीक है. The
द क्वालिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया इज वेरी पुअर इन कंपैरिजन टू रोड्स इन द डेवलप्ड नेशंस। हालांकि सड़क बन जाती है, कभी पुल गिर जाता है, कभी एक बाढ़ आती है वो पुल ढह जाता है, या फिर जो सड़क बनी है एक बारिश पड़ती है उस पर खड्डे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे तो मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं। इस वजह से इन पैरामीटर्स पे हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर काफी ज्यादा है। ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 18% लिव्स इन इंडिया, वेयर एज इट हैज जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया है, मगर पूरे वर्ल्ड का 18% 18% लोग इंडिया में रहते हैं। दस इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी लेस। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, पर बंदे का अगर एवरेज लैंड लगाएं तो वो काफी कम चला जाता है। इन इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट काफी तेज है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम्स लाइक फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, रेज देयर अगली हेड। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में काफी तेजी से फैलती हैं। अब जॉब्स की देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी हमारे देश की तरक्की के आगे एक रोड़ा क्रिएट करता है। अगर पॉपुलेशन कम होती तो क्या पता वो रिसोर्सेज हम कम पॉपुलेशन के ऊपर खर्च करते हैं तो काफी तेजी से डेवलपमेंट हो जाती। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक मेन रीजन है। इंडिया सफर्स फ्रॉम लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है। 8 घंटे काम कर सकता है तो सिर्फ 2 घंटे की नौकरी मिल रही है। या फिर ये भी कह सकते हो कि पीएचडी की है बंदे ने और उसको चपरासी की नौकरी मिल रही है या पीएन की नौकरी मिल रही है। ठीक है, इन दिसंबर 2017 the number of unemployed registered in 969 employment exchanges of the country was 4.24 crore। ये तो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है वो पता नहीं कितने। On account of unemployment, there is wastage of labor power, less production, low per capita income and low rate of investment। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, वही बंदे कहीं और लगते तो लेबर पावर की वेस्टेज हो गई, प्रोडक्शन भी कम हुई, लो पर कैपिटा इनकम चलेगी और लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। तो हमें इन रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए और डेवलपमेंट इसमें भी रखी है और इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ वाइटल रोल या वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो आगे देश तरक्की करेगा। अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स, जो बहुत जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफी इनकी थ्योरीज हैं, वो क्या कहते हैं, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ही लो होगी तो नेशनल आउटपुट या जीडीपी या फिर ये कह सकते हो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट भी कमी होगी। इन 1950-51 अबाउट 9% ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम वाज सेव्ड। तो अगर 1950-51 की डाटा की बात करें तो जितना भी ग्रॉस नेशनल इनकम थी उसमें से सिर्फ 9% ही सेव हो पाता था। ठीक है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो द सेम। तो जो सेव हो पाएगा, आगे बैंक लोन देंगे तो तकरीबन इतना ही इन्वेस्ट हो पाता था। इन 2019-2020 rate of gross domestic savings was 31.4%. There were many causes of low savings and low investments in India। तो इंडिया में अभी भी सेविंग्स काफी लो हैं और लो इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों होता है? लार्ज स्पेंडिंग बाय द रिच क्लास ऑन लग्जरी गुड्स। जो रिच पीपल हैं वो मर्सिडीज खरीद लेंगे, ऑडी खरीद लेंगे, वो मैं कह रहा हूँ लैंड क्रूजर खरीद लेंगे, वो उतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके और फैक्ट्री पे लगाते, गरीबों को भी नौकरी मिल जाती। लेस बैंकिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, बैंकिंग फैसिलिटीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अगर बंदों के हिसाब से देखें कि पर लैक ऑफ पर्सन्स कितने बैंक्स अवेलेबल हैं, वो भी अवेलेबिलिटी काफी लो है। इन 2019-2020 the level of investment increased to 32.2%। in India capital output ratio is very high। capital output ratio मतलब कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट। मान लो 10 मशीनें और माल बन रहा है 100, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कितनी होगी? 0.1। ठीक है, बट अगर 10 मशीनें और माल भी 10 ही बन रहा है तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा ही ना। तो मतलब जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा, सिंपल वर्ड्स में। कीपिंग इन व्यू the low level of economic development, even the present rate of saving and investment is not sufficient। जो present rate of saving और investment हो रहा है वो भी sufficient नहीं है अगर हम economic development की बात करें या economic development करने की सोचें तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे। ऑल्दो इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा, येट दीज हैव नॉट बीन फुली
हार्नेस्ड, बेसिकली इनका फुलर यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया। बेयरली 1/5 ऑफ द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड। इंडिया के पास पानी इतना है, मगर आप देखोगे कई जगह तो सूखा मचा हुआ है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं कर पा रहे, पहुंचा पा रहे, जहां पे पहुंचाना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचा पा रहे। कंसिक्वेंटली, ऑन द वन हैंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री are adversely affected on account on the other hand floods play a havoc in the country। एक तरफ तो पानी की प्रॉब्लम आ रही है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ अगर ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, उससे भी बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज फुली इट्स मिनरल वेल्थ लाइक आयरन, कोल, पेट्रोलियम, मिका एटसेट्रा। तो जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। फॉरेस्ट वेल्थ हैज ऑल्सो नॉट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड। जो हमारे पास फॉरेस्ट वेल्थ है उसको भी अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। ठीक है, लैक ऑफ ऑप्टिमल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे से इस्तेमाल किया होता तो क्या पता हम डेवलप हो जाते। जैसे अरब कंट्रीज में देखो तेल मिल गया, पहले तो उनको अरब कंट्रीज में आपको पता है क्या हालत होती थी, और अब जाके देखो तेल की उन्होंने इतनी क्रूड ऑयल की इतनी यूटिलाइजेशन अच्छे से की है कि अब वो कंट्रीज डेवलप हो गई। ठीक है, अब ये मत कहना कि आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगे और उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उन्होंने इसके लिए भी प्लान्स बनाए हुए हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ये भी एक वन ऑफ द मेन फीचर है कि यहाँ पे मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते। एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स आर द एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स, मतलब प्री कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे इन्हीं का जो मेन हाथ रहता है। बट इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स कम है। एंटरप्रेन्योर्स हेयर वांट टू गेट रिच क्विकली बाय इंडल्जिंग इन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। वो करते क्या, फटाफट से अपनी स्टार्टअप शुरू करेंगे, स्टार्टअप शुरू करके 2-4 साल अच्छा काम करके मार्केट में अपने हाई वैल्यूएशंस पे शेयर निकाल देंगे और अपना माल गरीब बंदे को बेच के और निकल जाएंगे कोई और स्टार्टअप ढूंढने। ठीक है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग रिस्क्स एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, थोड़े बहुत हैं लेते हैं मगर इतने नहीं लेते जितने डेवलप कंट्रीज में ले रहे हैं। ठीक है ना, एट दैट इज व्हाई the development of industries has not taken place in the proper manner in India। जैसे स्टार्टअप आया था पेटीएम वगैरह, उन्होंने क्या किया, शुरुआत में अपने पैसे लगाए 10-15 जो है वो अच्छा काम किया, और बाद में लोगों को 2021 का शेयर मार्केट में बेच के अब निकल गए। अब शेयर का रेट चल रहा है 400, जिसने खरीदा 2021 में वो तो बेचारा फंस गया ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस काफी आउटडेटेड रहते हैं। ठीक है, पुराने रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पूछ ही नहीं रहे। मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉ ऑफ सक्सेशन, कस्टम्स, रिलीजियस राइट्स एटसेट्रा आर प्रूविंग अ हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बंदा इन्हीं में फंसा रहता है, शादी ब्याह के सिस्टम में फंसा हुआ है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, वही 50-50 साल तक चल रहा है। लॉ ऑफ सक्सेशन अच्छे से नहीं है। ठीक है, कस्टम्स जो रीति रिवाज हैं कि गरीब बंदा है फिर भी दहेज देना है, फिर भी लोन लेके शादियां करनी है। ठीक है, रिलीजियस राइट्स हैं कि भाई अगर फलां रिलीजन के हो तो आपको इस डेज में जब त्योहार आएगा तो इतने लाख के गिफ्ट बांटनी है, इतनी शादी ब्याह पे उड़ाने हैं। समझ की बात? तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, अंडर देयर इन्फ्लुएंस पीपल डू नॉट लाइक टू abandon outmoded methods of working, they oppose scientific methods। तो सिंपल वर्ड्स में उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंदर लोग उन्हीं में इतना बिजी हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काम करना नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते। द रिजल्ट इज दैट मॉडर्न टेक्निक्स आर नॉट अडॉप्टेड एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर वेस्टेड। तो वो काम जो करने चाहिए वो तो करते नहीं है, और जो आउटडेटेड जो है चीजें उन्हीं में इंडल्ज हुए पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लो बारिश नहीं हो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश ना होने की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट सफर कर रही है। तो अगर एग्रीकल्चर आउटपुट सफर कर रही है बारिश ना होने की वजह से, तो क्या बेटर रहेगा कि इरिगेशन के थ्रू कैनाल्स प्रोवाइड कराए जाएं या फिर पूजा या नमाज पढ़ी जाए? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लो ग्रेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारे जो ह्यूमन स्किल्स हैं, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो काफी लो ग्रेड का है। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कंसिडर लेबरर्स एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो जो लेबरर्स हैं,
चाहे वो मेंटल लेबर हो, फिजिकल लेबर हो, उसको वो फॉर्म ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल लेके चलते हैं, ठीक है। दे कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ पे लो ग्रेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल जो है उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा पढ़ा के रट्टे बजवाई जा रहे हैं, और जितनी चाहिए स्किल्स उतनी स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द laborers of a country is low, their health is poor, they are illiterate and their efficiency टू becomes low। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हेल्थ इश्यूज भी होंगे, और इलिटरेट भी रहेंगे, और उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी। बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स हाई एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स पुअर। क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गिर जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इनकम ऑफ द लेबरर्स रिमेन लो, क्योंकि स्किल्स लो है तो इनकम भी लो रहेगी। इन दिस वे दे रिमेन कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इस वजह से वो हमेशा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ही फंसे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर टेक्नोलॉजी। इट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेल्स इन, ये लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रिवेल करती है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन अ लार्ज सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी पुरानी है, ठीक है। मॉडर्न अपडेटेड नहीं होती रहती, स्टैटिक हो गई है, ठीक है। in many countries like in many industries like cotton, textile, sugar etc, old and inferior machines are still in use। पुरानी मशीनों को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नई मशीनें डेवलप नहीं कर पा रहे। the product of these machines is not only inferior but the cost of production is also high। एक तो machines inferior है, ठीक है, वो goods भी क्या बनाएंगी, ऊपर से उनकी cost of production भी high है। consequently our industrial products fail to compete in international market and adversely affect our exports। तो अगर हम पुअर क्वालिटी का सामान बनाएंगे और हमारी मशीनें भी पुअर हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है, तो हम कैसे compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में? compete नहीं करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएंगे। In the agriculture sector, use of modern equipments, high yielding variety seeds, chemical fertilizers etc is very little। जो अमीर किसान है वो तो ये चीजें यूज कर लेते हैं, गरीब किसान ये काम नहीं कर पाते, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉस्टली होती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अकाउंट्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी एंड लेस देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो लो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और जो रिसोर्सेज को हमने फुली यूटिलाइज करना था वो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा जो सिस्टम है वो ड्यूलिज्म है बेसिकली। ड्यूलिज्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इंडियन इकोनॉमी इज अ ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी है, दो शक्लें हैं, दो साइड्स हैं एक इकोनॉमी की। कैसे? इन इट टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रिवेल्स, दैट इज हाईली डेवलप्ड सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। एक तरफ तो हाईली डेवलप्ड सेक्टर है, अगर आप शहरों में चले जाओ आपको लगेगा इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतने ज्यादा मॉल्स, आपको लगेगा कहीं अमेरिका में आ गए हम। दूसरी तरफ हाईली सबसिस्टेंस सेक्टर, विलेजेस में जाओगे तो शायद सड़कें भी ना मिलें, ठीक है, कई कई जगह पे है, कई कई जगह पे नहीं है। हाईली डेवलप्ड सेक्टर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस वर्किंग इन इंडिया, बिजनेस यूनिट्स ओन्ड बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज एटसेट्रा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाउसेज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आ जाती हैं हाईली डेवलप्ड सेक्टर में, और मॉल्स वगैरह या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं। दिस सेक्टर हैज वेरी हाई इनकम। इस सेक्टर में इनकम काफी हाई है। देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज लाइक दैट ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ऐसे काम होता है जैसे डेवलप कंट्रीज में काम हो रहा था, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में कल्चर भी वही है। बट सबसिस्टेंस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। तो सबसिस्टेंस सेक्टर में ये चीजें आ जाती हैं। दिस सेक्टर इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड। ये सेक्टर काफी अंडर डेवलप्ड है। द इनकम ऑफ दिस सेक्टर इज वेरी लेस या लो। इनकम यहाँ पे काफी कम होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन दिस सेक्टर आर जस्ट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। सिर्फ गुजारा ही चल पाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। साइमल्टेनियस existence of both these sectors in India makes it dualistic economy। अब ये दोनों के दोनों सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। तो कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। अबव पॉइंट्स shows most prominent signs of underdevelopment या underdeveloped nature of the Indian economy। That is why we can easily say that Indian economy is still underdeveloped economy। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन कि इंडियन इकोनॉमी अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी है, इसके फीचर्स क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है। चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की परसेंटेज कितनी होगी ये हर एक कंट्री पे डिपेंड करता है, या कह सकते हो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो इसको लिखना कैसे, चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स, कुछ लोग इसको कीन्स कहते हैं, कुछ लोग इसको केन्स कहते हैं, एक ही बात है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज मेरिट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। केन्स का कहना था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है दोनों के मेरिट्स मौजूद है, दोनों के फायदे मौजूद हैं। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टेक एक्टिव पार्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस टाइप की इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों देश की तरक्की के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आर एज अंडर, या आर एज फॉलोज, एक ही बात है। तो पहला पॉइंट आ जाता है पब्लिक सेक्टर। इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी जोरों शोर से पाया जाता है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर हो गया सरकारी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूस टू 2। तो जब 1991 की पॉलिसी आई थी तो उसके बाद जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, इसमें अब तक देखा जाए तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स रह गए हैं जो सिर्फ सरकार के लिए छोड़े गए हैं, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए गए हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उस काम को आके कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी है और दूसरा रेलवेज। फिलहाल रेलवेज पे भी बात चल रही है, शायद आने वाले टाइम पे वो भी प्राइवेट हो जाए। ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर नाउ ओपन टू प्राइवेट सेक्टर्स। बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी हुई है, ठीक है। Now, even among railways come some key infrastructure components, that is high speed train projects, dedicated freight lines, mass rapid transportation system, signaling system, railway electrification etc. have been opened फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रेलवेज में भी काफी ज्यादा स्पेस ओपन कर दी है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में एटॉमिक एनर्जी तो अब तक सिर्फ सरकार ने अपने पास ही रखी है कि हम ही उस पर काम करेंगे और कोई काम नहीं करेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए आस्ता 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 जो है स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी है मगर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म जा रही है, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो एक दूसरा क्वेश्चन है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को छोड़ रहे हैं। वो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि दोनों के दोनों सेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंस्ड सेक्टर, सेकंड पॉइंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैव बीन मेड वेरी लिबरल। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है इंडिया में काफी लिबरल हो गई है और बिजनेस स्टार्ट करना काफी आसान है। ओनली 5 इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर लाइसेंसिंग, दैट इज one will have to obtain license before setting up या setting such industrial units। so basically 5 जो इंडस्ट्रीज हैं वो लाइसेंसिंग के अंडर कवर हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? these 5 इंडस्ट्रीज आर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अगर आप बना रहे हो, टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हो, और डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हो, या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बना रहे हो, या हैजार्डियस केमिकल्स बना रहे हो, तो आपको लाइसेंसिंग जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी, बाकियों में ना के बराबर या आसान रहेगी, ठीक है। ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बाकी सारे कामों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेके करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा लाइसेंस लेके आप काम कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें प्राइवेट सेक्टर। एक्सेप्ट द टू इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, एक तो रेलवे के अभी तक फिलहाल प्राइवेट ट्रेन अपनी नहीं चला सकते, ठीक है, या फिर जो दूसरा एटॉमिक एनर्जी है। ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। बाकी सारे काम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए कि वो पब्लिक सेक्टर तो उसमें है ही है, प्राइवेट सेक्टर भी वो काम कर सकती है। हाउएवर, to promote the welfare of poor and middle classes and for proper economic development of the country, the government has adopted the following measures to control the private sector। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद तो वेलफेयर ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए उनको जगह तो खोल दी, बट कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए उनको कंट्रोल करने के लिए। वो कौन कौन से? मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ए पॉइंट में मैंने लिखा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अंडर दिस एक्ट the government controls the private sector industries in a manner that it may
not be possible for private sector to exploit the people and the laborers for its vested interest। तो इस एक्ट के अंदर सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को इस हिसाब से कंट्रोल करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को देखेगी कि कहीं प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा लोगों को, या फिर लेबरर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसमें इंटरवीन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। सरकार की मदद से कोऑपरेटिव सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। In order to enhance the economic development of poor and middle class people, कोऑपरेटिव सेक्टर हैज बीन सेटअप। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर सेटअप किया हुआ है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता देना। इसमें यह है कि सस्ते रेटों पे सामान मिल भी जाता है, अपना माल अच्छे रेटों पे बेच भी सकते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वही सारे कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। सरकार इनको सब्सिडीज वगैरह भी देती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने प्रोडक्शन रिजर्व की हुई थी पहले, बट अब वो एग्जम्प्ट कर दी हुई है। ठीक है, विद अ व्यू टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, स्पेशल एनकरेजमेंट इज बीइंग गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो सरकार स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस देती है, उनको सस्ते में लोन्स वगैरह देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको बिजली वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, अंडर द पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन मार्च 2014 प्रोडक्शन ऑफ 20 आइटम्स वाज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। जो 20 आइटम्स है 2014 में उनको रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ स्मॉल सेक्टर ही बनाएगा। विद इफेक्ट ऑफ, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट ऑफ। ठीक है, विद इफेक्ट ऑफ ईयर 2015-16 items earlier reserved for small scale sector have been de-reserved। तो 2015-16 के बाद वो आइटम्स जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी उनको डी रिजर्व कर दिया गया कि जिसने जो बनाना है बनाओ। At present, none of the item is reserved for small scale industries. It has been done to make small scale industries more competitive। तो इससे कंपटीशन बढ़ाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कि बड़ी कंपनियां भी वही सामान बना सके। मगर आपको पता है अगर बच्चे की लड़ाई किसी बड़े बंदे से हो जाएगी तो बड़ा बंदा ही जीतेगा ना। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आस्ता आस्ता बैंड बज चुका है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना लार्ज स्केल पे बना के इतने सस्ते में बेचेंगी कि छोटी कंपनियां कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी। अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। एज अ रिजल्ट of the policy of mixed economy, public sector has also played a significant role in setting up of many basic industries like iron and steel, machine tools, chemicals etc. to promote the economic development। क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो आज़ादी के बाद जो है वो फॉलो किया, उसमें क्या है पब्लिक सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और 1947 से लेकर इंस्टेड जब से फर्स्ट प्लान आया था तब से लेकर 1991 तक हमने अपनी इकोनॉमी को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रखी, ज़्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर ही खोली, जिससे काफ़ी अच्छी तरक्की भी हुई। मगर जब हमें लगा 1991 में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। ठीक है, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी रही है, कैसे कैसे प्लान्स में जो इंडिया है उसकी तरक्की हुई, कैसे कैसे नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हम डाटा से सपोर्ट करके बताएंगे कि फर्स्ट प्लान में ये हुआ था, सेकेंड प्लान में ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे, तभी पता लगेगा ना कि इंडियन इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी और प्लान्ड तरीके से बढ़ी। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया हैज adopted the path of economic planning in order to achieve goal
ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई थी और वो प्लानिंग कमीशन को हेड करते थे। तो उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन बनाई थी, तो उन्होंने शुरुआत की इकोनॉमिक प्लानिंग की और उन्होंने गोल्स रखे कि हम ये काम किया करेंगे प्लानिंग में। तो उसको चलते चलते हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है। ठीक है, अब क्या क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जो हुआ है वही करूंगा, जो फैक्ट है वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर में आपने बीजेपी कांग्रेस थोड़ा ना लिखना है। पेपर में तो आपने जो डेटाज हैं जो मौजूद है गवर्नमेंट साइट्स पे वो चीज़ लिखनी है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डिस्कशन हो रही है। ठीक है, progress made by the Indian economy during the period of planning is discussed as under। तो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नेशनल इनकम है वो काफी तेजी से बढ़ी। और लास्ट में हम अगर इसको क्रिटिसिज्म करेंगे तो हम कहेंगे इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी चाइना की बढ़ी या और डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़ी। वो इसका क्रिटिसिज्म है, वो डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बनता है फेलियर ऑफ प्लानिंग, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपको वो भी चाहिए होगी तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे कमेंट कर देना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो सबको पता है कि जब भी नेशनल इनकम बढ़ती है ये एक इंडेक्स होता है, ये दिखाता है कि भाई देश तरक्की कर रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इनकम इन इंडिया वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। ठीक है, ये बात याद रखना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम तक अगर हम देखें तो पुराने टाइम पे हमारी नेशनल इनकम जो ग्रो कर रही थी वो 0.5% से ग्रो कर रही थी, जो कि बहुत कम है। तो हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी एक टाइप की। इंडियन इकोनॉमी was therefore a stagnant economy। वही बात, during the period of 5-year plans, national income has increased at the average rate of 5.1% per annum at constant prices from the period of 1950-51 to 2019-2020। तो सिंपल वर्ड्स में 1950-51 से लेकर 1920 मतलब 1920 कह रहा हूँ, 2019-2020 तक अगर हम लगातार देखें तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो 5.1% पर एनम से ऑन एन एवरेज बढ़ी। अब कई बार 7% से भी बढ़ सकती है, 3 से भी बढ़ सकती है, 4 से भी बढ़ सकती है, मगर इतने सालों में जो एवरेज है वो 5.1% पर एनम रही। इन 2018-19 ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज 5.9%। तो डाटा देना तो बहुत जरूरी है। In 2019-2020, growth rate of national income was 3.6%. In 2020-21, due to COVID-19, expected growth rate जो थी वो नेशनल इनकम की वो गिर गई थी और इट वाज -7.4%, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और सारे काम बंद हो गए थे। तो एवरेज अगर देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, बट जब हम इसको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि भाई एवरेज तो अच्छी रही है मगर इतनी भी अच्छी नहीं रही जितनी बाकी कंट्रीज की रही है, ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन अलग से बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, इसमें भी हमने थोड़ा बहुत डाटा लिखना है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आज़ादी से पहले तो पर कैपिटा इनकम तो ना के बराबर बढ़ती थी, और आज़ादी के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 230 रुपए थी, जो बहुत कम है। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इट हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ अराउंड 3% पर एनम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस होता है बेस ईयर प्राइस, जो हम पिछले साल का प्राइस लेते हैं। तो तकरीबन 3% बढ़ी जितना भी प्लानिंग पीरियड रहा है। इन द 11th प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 6.5% per annum। In 12th plan, growth rate of per capita income was 5.7% per annum. In year 2018-19, the growth rate of per capita income was for 4.8%, but in 2019-20, it was 2.5%। तो जैसे कोरोना आया उसमें जो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इवन जो है नेगेटिव चलेगी। ठीक है, तो आपको डाटा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लानिंग में क्या हुआ भाई, देश ने तरक्की की कि नहीं की, ये क्वेश्चन है। तो आपको डाटा देना बहुत जरूरी है, डाटा के बगैर ये क्वेश्चन समझ लो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ गई। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल्स। जो भी लोगों की सेविंग्स हैं या जो हम सेव करते हैं, अगर उसको प्रोडक्टिव जगह पे लगा देंगे उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। वैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5-year प्लान्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज इंक्रीज्ड एप्रिशिएबली। तो 5-year प्लान्स के टाइम पे इन्वेस्टमेंट का रेट काफी तेजी से बढ़ा।
In the year 1950-51, the rate of capital formation was 8.7% of GDP. 1950-51 में जो GDP थी उसका 8.7% ही जो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्ट हो पाता था, जो कि बढ़ गया. इन ईयर 2019-20 दिस रेट इंक्रीज्ड टू 32.2%. तो ये रेट काफी बढ़ गया, तकरीबन 4 गुना से थोड़ा सा कम हो गया, 4 टाइम्स से कम थोड़ा सा. लगातार ये बढ़ता जा रहा है, मगर क्या ये सफिशिएंट है? तो क्रिटिसिज्म में हम लिख सकते हैं कि भाई ये सफिशिएंट नहीं है. बाकी कंट्रीज को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेट काफी हाई रहता है. मोर ओवर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी है, तभी तो सबको जॉब्स मिलेंगी. फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लान्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन ऑफ टू काइंड्स. जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से देखा जाता है. एक तो लैंड रिफॉर्म्स की फॉर्म में और एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की फॉर्म में. लैंड रिफॉर्म्स में वो जो पुराने जमाने से जो जमींदारी सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम चल रहे थे, उनको खत्म किया ना, नहीं तो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही थी. ऑल्दो लैंड रिफॉर्म्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फुली, 100% लैंड रिफॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर पाए, yet it must be acknowledged that even limited land reforms have created a congenial atmosphere for scientific cultivation. अगर हमने पार्शली भी ये अप्लाई कर दिया जमींदारी सिस्टम या फिर ये जो लैंड रिफॉर्म्स, तब भी जो एटमोसफेयर है वो ऐसा बन गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. इन 1966 ग्रेट स्ट्रेस was laid on the technological development of agriculture, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, फोर्ड फाउंडेशन लेके आई थी. ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, उसको भी मैं जल्द ही रिकॉर्ड कर दूंगा. ठीक है. तो उसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. इट कल्मिनेटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन. तो बेसिकली 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज 4-fold, 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, या 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई. इन 1951-52 प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज 550 लाख टन्स. इन 2019-20 इट इंक्रीज्ड टू 2975 लाख टन्स. तो कई गुना बढ़ गई तकरीबन, ये आप लिख सकते हो. ठीक है. इन 1950-51 the area under irrigation was 17%. it increased to 49% in March 2016, और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो और ज्यादा बढ़ गई. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज 2.7% पर एनम ऑन एन एवरेज. जो ग्रोथ रेट है 2.7% से बढ़ी. ठीक है. बट जब हम इसको क्रिटिसिज्म के तौर पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो एग्रीकल्चर बढ़ तो रहा है मगर इतना नहीं बढ़ रहा कि अभी भी सारे लोगों को भर पेट खाना मिलता रहे. ठीक है. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज, मतलब प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर मतलब प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, इंप्रूव्ड सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि हमने जो साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए कल्टीवेशन के, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए और केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए. ठीक है. इसके ऊपर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है, वो भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कह देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो प्लानिंग पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हुई. ठीक है. प्लान्स हैव सक्सीडेड अ लॉट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो प्लान्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी अच्छे से सक्सीड किए. अच्छा चले. ठीक है. बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं दे हैव बीन डेवलप्ड कंसिडरेबली इन द कंट्री. तो प्लानिंग पीरियड में ये जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं या मशीनरी बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, इनकी भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई. कंट्री हैज बिकम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन द मैटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. हमारी कंट्री तकरीबन सेल्फ सफिशिएंट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए. पहले तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, फिर आस्ता आस्ता प्लानिंग में हमने प्लान किया, हमने जो लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनको खोलने की सोची. जैसे आजकल चल रहा है ना वोकल फॉर लोकल. ठीक है. तो लोकल इंडस्ट्रीज को एनकरेज की, जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी कह सकते हैं हम. ठीक है. देयर हैज बीन डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोली और उनको मॉडर्नाइज भी किया गया. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली. तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी ट्रिमेंडसली काफी तेजी से बढ़ाया गया. एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन इंडस्ट्रियल फील्ड. तो इंडस्ट्रियल फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई. देयर हैज बीन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री. अब वो चीजें जो बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बननी शुरू होगी. ठीक है ना. इन शॉर्ट
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज विटनेस कंसिडरेबल राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत तेजी से जो है वो सूरज चढ़ा या बहुत तेजी से इन्होंने ग्रो किया। ठीक है, इन 12th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 6.3%। अगर 12th प्लान में देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.3% थी। इन ईयर 2018-19 एंड 2019-20 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 4.9% एंड जब कोरोना आ गया था तो तब -1.1%, क्योंकि काम तो रुक गया था ना कोरोना के टाइम पे रेस्पेक्टिवली। In 2021, expected growth rate in the industrial production was -6.8%, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे। रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 2019-2020 एंड 2020-21 वाज ड्यू टू कोविड क्राइसिस। कोविड क्राइसिस की वजह से ये जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव चला गया था, वो तो पूरे वर्ल्ड में चला गया था। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल प्लानिंग की वजह से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी पॉजिटिव्स हमारे लिए रहे हैं। Economic infrastructure mainly includes means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको पता है ना वो चीज़ें आ जाती हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जो हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती हैं, इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजली, पानी और बैंकिंग सर्विसेज और इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स। ठीक है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड कंसिडरेबली। कैसे? पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। पावर जनरेशन काफी ज्यादा हो गई, बिजली पहले से ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द रोड्स अच्छी होगी, रेलवेज एंड सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सब फैसिलिटीज पहले से अच्छी होगी। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन अचीविंग द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो इन सब की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़ गया, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों के दोनों एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज सेक्टर में भी अच्छा काम हुआ। कैसे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज या फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा हैव डेवलप्ड एप्रिशिएबली। ये सारी चीजें सोशल सर्विसेज अच्छे रेट से बढ़ी। कैसे? डेथ रेट इन 2018 केम डाउन टू 6.2 per thousand as against 40.8 per thousand in 1951। तो डाटा देना बहुत जरूरी है कि जो हमारी डेथ रेट है वो भी कम हो गई। ठीक है, एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज गॉन अप टू 69.7 years in 2019 as against 33 years in 1951। जो 1951 में हम जो एवरेज 33 इयर्स जीते थे, वो जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो अब बढ़ के 69.7 हो गई है। पता नहीं, आप ये 5-7 साल बाद वीडियो देखो तो और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैनी डेंजरस डिजीजेस जैसे कि पोलियो वो तो खत्म हो गया। ठीक है, पहले ही टीके लगा देते हैं और दवाइयां पिला देते हैं। डी में आ जाता है रिसर्च अ चेन ऑफ जो नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह हैं और रिसर्च सेंटर्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया। एजुकेशन में नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड। स्कूल और कॉलेजेस में पहले से ज्यादा बच्चे जाने लगे क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बहुत ज्यादा खोल दिए। नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वो हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। ठीक है, अब हेल्थ में देयर हैज बीन अ गुड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो ये सारी की सारी जो सोशल सर्विसेज हैं ये बेटर होती रही जैसे जैसे प्लानिंग पीरियड चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। ठीक है, सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे सेवरल अपॉर्चुनिटीज जो है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारे सेक्टर्स में जब डेवलपमेंट हो रही थी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया। सरकार ने कई टाइप की स्कीम्स लेके आए, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। अब की जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी लेके आती है और जो पिछली गवर्नमेंट चल रही थी वो भी लेके आई। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड अदर labor intensive industries have been given emphasis so as to promote employment। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है सरकार, ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो कई गुना ज्यादा होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कितनी होंगी कंट्री में? 30, 40, 50, 100, मगर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो तो लाखों में होती हैं। तो उनको इनकरेज करते हैं ताकि जो छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा जनरेट हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टुक प्लेस इन ऑलमोस्ट
all the areas in the period of economic planning. Economic planning के टाइम पे हर जगह पे हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो थी अपग्रेड हो रही थी. During 5-year plans, efforts have been made for promoting research and development activities in all sectors, that is agriculture, industries, service sector, infrastructure, etc. तो प्लानिंग के टाइम पे हर एक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको R&D कहते हैं वो चल रही थी और लेटेस्ट जो टेक्निकल नॉलेज है उसको अचीव करने का काम हो रहा था. ठीक है. दिस हैज led to reduction in the capital output ratio in the economy, that is now more production has become possible with the same amount or lesser amount of capital. तो इसकी वजह से जो capital output ratio है वो reduce होगी, मतलब given मशीनों से आप ज्यादा काम कर पा रहे हो. Modernization of Indian industries has helped our economy to export its industrial products to many nations of the world. तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो पहले हम चीजें इंपोर्ट कर रहे थे अब हम एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हमने. मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़ गई. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. एक्सपोर्ट प्रमोट हो गया हमारा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है. डाइवर्सिफिकेशन, पहले 4-5 चीजें बनाते थे अब कई टाइप की चीजें बना रहे हैं. और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बना रहे हैं. तो इसको पेपर में कैसे लिखना है? ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड exports have not only significantly increased but there has also been diversification of export items. एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हमारे और ऊपर से जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो गई हैं. पहले जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे थे चीजें अब उनसे ज्यादा कर रहे हैं, अब उनसे ज्यादा टाइप की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं. द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हैज ऑल्सो गॉट डाइवर्सिफाइड. जो एक्सपोर्ट के जो कंपोजिशन है वो भी डाइवर्सिफाई हो गए. नाउ इन एडिशन टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, engineering goods, jewelry, information technology services etc. are also exported. तो ये सारी चीजें अब एक्सपोर्ट करनी हमने शुरू कर दी. Import substitution is also a great achievement of the planning. जो चीजें बाहर से मंगवा रहे थे वो विद इन द कंट्री बनानी शुरू कर दी अब हमने. लार्ज स्केल import substitutes of iron and steel, machinery and fertilizers have reduced the import of these items. तो सिंपल वर्ड्स में लार्ज स्केल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स जो है हमने वो चीज़ें जो बाहर से मंगा रहे थे, ये जो आयरन एंड स्टील है, मशीनरी है, छोटी मोटी फर्टिलाइजर जो है अब हम विद इन द कंट्री ज़्यादातर बना पाते हैं. इट हैज़ रिड्यूस्ड आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज. इससे फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस तो कम हो रही है ना, अब हम उनसे खरीदे ना खरीदे हमें नहीं कोई फर्क पड़ता. इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. इससे हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर हो रही है. पॉजिटिव तो नहीं हुई है तो अभी भी नेगेटिव, हम डेफिसिट में ही चलते हैं मगर फिर भी पहले से ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ significant growth of science and technology has been achieved. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी अच्छा काम किया. हमने एटॉमिक बम बनाया, हमने क्या कहते हैं बिजली को काफ़ी तेज़ी से प्रोड्यूस करके विलेजेस तक पहुंचाया, हमने ऊपर सैटेलाइट छोड़े. ठीक है. इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड. काफ़ी जो IT सर्विसेज हैं उनमें काफ़ी अच्छी जो हमने प्रोग्रेस है वो हासिल की. नाउ इंडिया सप्लाइज मैन पावर टू फॉरेन कंट्रीज फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर. यहाँ से गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में बंदे जाते हैं काम करने के लिए. तो खुद सोचो हमने कितनी अच्छी जो है रिसर्च कर ली है और कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी महारत हासिल कर ली है. टुडे इंडिया कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन IT सर्विसेज. हम IT सेक्टर में मोर देन हाफ मार्केट को कवर करते हैं, मोर देन हाफ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं IT सेक्टर में. ठीक है. तो ये हमारे लिए बहुत एक जो है फख्र की बात है. नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी पॉजिटिव structural and institutional changes have been introduced during planning period. कौन कौन से? It includes expansion of public sector. हमने public sector को expand किया. Introduction of price support system. प्राइस सपोर्ट सिस्टम रखा कि इस चीज़ का ये रेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जैसे राशन कार्ड पे हम सस्ते रेट पे अनाज बांटते थे. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सस्ते रेटों पे लोन दे, नाबार्ड वगैरह, ये चीज़ें एग्रीकल्चर में लेके आए. Adoption of liberalization, globalization and privatization is also a positive institutional and structural change. जो 1991 में LPG जो हमने अडॉप्ट की वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल चेंज माना जाता है क्योंकि उसके बाद प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस
cyclical fluctuations. There are less economic fluctuations in the economy as a result of economic planning, क्योंकि हम पहले से प्लान करके चल रहे थे, अगर ऐसा होगा तो हम इस तरीके से करेंगे. Economy is less confronted with situations like boom, recession, depression and recovery. तो ये जो 4 फेजेस हैं, ये तो ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के फेजेस है ना. तो जब हम पहले से प्लान करके चल रहे थे, तो ये जो 4 फेजेस हैं उसमें हम खज्जल खुआर नहीं हुए, हमने अपना स्टेबिलिटी से जो ग्रोथ है वो अचीव की. Economic planning is instrumental in bringing economic stability as all economic activities are properly coordinated. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेशन था, इसलिए स्टेबिलिटी अच्छे से बनी रही. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग लीड्स टू नीड ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सरकार ने देखा कि भाई क्या चीज हमें चाहिए, कंट्री में किस चीज की कंजम्पशन हो रही है, बाहर से मंगवाने की बजाय स्टेप बाय स्टेप वो इंडस्ट्रीज यहीं पे सेटअप करनी शुरू करो. इन इकोनॉमिक प्लानिंग द प्लानिंग अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स द प्लान्स. जो प्लानिंग अथॉरिटी, जो प्लानिंग कमीशन होती थी पहले, अब वो नीति आयोग बन गई है, पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था. वो सारे का सारा कोऑर्डिनेट करती है और प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है. इट कोऑर्डिनेट्स द नेचुरल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज in such a manner that resources are properly utilized and result in production according to requirements of the economy. तो ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है इंसानों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को, इस हिसाब से कोऑर्डिनेट करती है कि जो भी लोगों की जरूरतों वाली चीजें वो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो जाए और हम अपने रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन करें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth is sought to be achieved in a balanced manner by planning authority. प्लानिंग अथॉरिटी या प्लानिंग कमीशन के डिसीजंस की वजह से ही हमारे कंट्री में बैलेंस ग्रोथ आई. हालांकि कुछ लोगों का मानना है अभी भी बैलेंस ग्रोथ नहीं आई. ठीक है. उसके ऊपर मैंने बैलेंस ग्रोथ का अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है. इट एम्स एट सिक्योरिंग बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ. तो इसका मेन मकसद ये था कि बैलेंस ग्रोथ अचीव करनी है, हर एक सेक्टर्स में बराबरी रख के काम चलाना है. There are several advantages of balanced growth, such as agriculture development, proper industrialization, reduction in poverty, increase in demand for goods and services of one sector by the persons of other sectors, etc. तो बेसिकली इसके काफ़ी फायदे हैं बैलेंस ग्रोथ के. एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाता है, साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो जाता है, गरीबी हट जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ओवरऑल बढ़ती है. ठीक है. राइट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये भी काफी अच्छा रहा इसमें. गवर्नमेंट इंश्योर्स प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग. तो प्लानिंग के अंडर ये सारा का सारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी अच्छे से कंजर्व किया गया और इस्तेमाल भी अच्छे से किया गया. While making use of these scarce resources, it is ascertained that there is least possible wastage. तो इनको इस्तेमाल करते हुए इनकी फुलर यूटिलाइजेशन हुई और वेस्टेज जो है वो कम से कम हुई. These are used for the benefit of entire society and not a particular class. तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास के फायदे के लिए यूज नहीं किए गए, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के भले के लिए यूज किए गए. हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज अपने नियर एंड डियर वंस को सस्ते रेटों पे बेच दिए ताकि वो कोयले की वो कर सकें. ठीक है. जैसे कोल स्कैम आया था या कोल गेट आया था कांग्रेस के रूल में, और बीजेपी के रूल में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपने नियर एंड डियर वालों को नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे दिया. जैसे लद्दाख में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो ऐसा तो चलता रहता है. ठीक है. ये तो चलता रहता है. तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो हमेशा ऐसी रहती है. ठीक है. तो हम यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे. use of minerals such as coal oil etc. is made keeping in view not only the present but also the future generations. तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल किया गया ये देखते हुए नहीं कि भाई आज के रिसोर्सेज है, आज की जनरेशन को फायदा उठा लो. इस हिसाब से यूज किया गया कि फ्यूचर जनरेशन का भी फायदा रहे. अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं. इन शॉर्ट, इंडिया हैज अनडाउटेडली मेड परसेप्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग. तो ये तो सबको पता ही है कि ग्रोथ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुई. ठीक है. द कंट्री हैज सक्सेडेड इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ in the field of industries, power generation, multi-purpose projects and agricultural production. तो बेसिकली कई फील्ड्स में जो है प्लानिंग के थ्रू हमने ग्रोथ अचीव कर ली है. ठीक है. अभी भी मतलब इतनी नहीं की, आने वाले टाइम पे और ज्यादा करेंगे. कितनी की है कितनी नहीं की, ये जो पॉइंट आ जाता है कि ज्यादा की है कि कम की है प्लानिंग के टाइम पीरियड में, वो फेलियर्स ऑफ प्लानिंग है, वो क्वेश्चन अलग है. ठीक है ना. वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना. A superstructure for the comfort and prosperity of the poor people can easily be constructed on
ऑन दिस डिपेंडेबल फाउंडेशन। तो इसमें ये बताया कि जो सरकार ने प्लानिंग के थ्रू फाउंडेशन बना ली है वो काफ़ी अच्छी है। इस फाउंडेशन के बेस पे हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ग्रोथ रेट को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी एक ड्यूलिस्टिक नेचर की है, इंडियन इकोनॉमी में भी ड्यूलिज्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी की नेचर ड्यूलिज्म की है कि नहीं है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ड्यूलिज्म के ऊपर थ्योरी चाहिए, सोशल ड्यूलिज्म, टेक्निकल ड्यूलिज्म, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Dualistic nature of Indian economy refers to presence of two different types of economic conditions या technological levels and social sections। तो बेसिकली ड्यूलिज्म जो है इंडियन इकोनॉमी वो ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पे ड्यूल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, या फिर ड्यूल, कुछ लोग इसको ड्यूल कहते हैं, कुछ लोग इसको डुअल कहते हैं, एक ही बात है, बाल की खाल निकालने की क्या फायदा, ठीक है। तो दो टाइप की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यहाँ पे, दो टाइप की सोसाइटी के सेक्शंस बने हुए हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। डुअल का मतलब ये होता है दो चीजों का साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना। वाइड इनइक्वालिटीज प्रिवेल इन दीज टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी ये जो हमने सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बताए हैं, चाहे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल है, चाहे सोशल है, इसमें वाइड वेराइटी पाई जाती है। दो टाइप के समाज पाए जाते हैं, दो टाइप की इकोनॉमी या दो टाइप की टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेन टाइप्स ऑफ डुअलिज्म प्रिवेलिंग इन इंडिया आर, जो सबसे पहली है इकोनॉमिक डुअलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ डुअलिज्म इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स। कैसे? वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज अ सबसिस्टेंस सेक्टर वेयर पीपल वर्क जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो एक सेक्टर ऐसा है जो काफी पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर टाइप, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, छोटे छोटे बिजनेसेस और छोटी छोटी जो विलेज की इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर जनरली पुअर एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो। तो इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो पुअर हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी कम है। द अदर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली डेवलप्ड। दूसरे सेक्टर को देखें तो वो काफी डेवलप्ड है। इट इंक्लूड्स लार्ज बिजनेस यूनिट्स, मॉडर्न एंटरप्राइजेस। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ जाती हैं, ठीक है। पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर रिच एंड एंजॉय गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी है। एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिस सेक्टर गेट गुड सैलरीज। तो यहाँ पे तनख्वाहें अच्छी हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो पिछड़ा हुआ सेक्टर है, एक तरफ मॉडर्न सेक्टर है इकोनॉमी की बात करें तो। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जिसको टेक्निकल ड्यूलिज्म भी कहा जाता है। इन one sector of the Indian economy, outdated and traditional technology is used for production। तो इसमें एक सेक्टर ऐसा है जो पुरानी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी यूज करता है काम करने के लिए। पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर बैकवर्ड। पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और वो बैकवर्ड हैं क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है और उनको समझ भी नहीं है। दे डू नॉट वांट टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, या मॉडर्न टेक्निक्स को वो अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते। ना ही उनके पास इतने पैसे हैं, ना ही उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई एजुकेशन है, ठीक है। द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी यूजेस इनोवेटिव एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा सेक्टर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन से काम करता है। द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस सेक्टर इवन इम्पोर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जो इस सेक्टर में काम करते हैं, मॉडर्न सेक्टर में काम करते हैं, वो बाहर से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करवा लेते हैं और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो डुअलिज्म है वो है सोशियोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जिसको सोशल ड्यूलिज्म भी कहा जाता है। इन इंडिया one section of the society is highly traditional, having much faith in the customs, traditions and superstitions etc। तो इंडिया में एक सोसाइटी ऐसी है जो हाईली ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने की सोच रखती है, पूरा वो कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाज को फॉलो करती है, पूरे अंधविश्वास को फॉलो करती है। दीज पर्संस आर हाईली इमोबाइल एंड आर नॉट एम्बिशियस। इस टाइप के जो लोग हैं वो इमोबाइल, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे काम करने जाते नहीं है क्योंकि उनकी जो कस्टम ट्रेडिशंस वहीं पे बसे हुए हैं। और ये लोग कुछ एम्बिशियस नहीं होते, वो कहते हैं जो मिल गया ठीक है, ठीक है। द अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज वेरी फॉरवर्ड, हाईली एजुकेटेड, एम्बिशियस एंड मोबाइल। तो दूसरा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है और हाईली एजुकेटेड है, एम्बिशियस है और मोबाइल, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जा सकता है काम करने, ठीक है। पीपल
of this section are less concerned about caste, outdated traditions, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। तो जो इस टाइप के लोग हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने रीति रिवाजों से, धर्म धुर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। वो जो है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को भी फॉलो नहीं करते, वो अपने मन की सुनते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो डुअलिज्म 3 जगह पे हो सकती है। एक तो इकोनॉमिक, पैसे की टर्म्स में कह सकते हो, दूसरा टेक्नोलॉजी की टर्म्स पे कह सकते हो, और तीसरा सोशियोलॉजिकल टर्म्स पे कह सकते हो। ठीक है, ये तीनों टर्म्स पे आप डुअलिज्म को देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कि इंडियन इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं, उसका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन 3 मेन सेक्टर्स। फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग या कोयरिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या क्या आ जाता है इसमें? इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जो लास्ट टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसमें क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेयर हाउसिंग, ट्रेडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर डील करता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज से डील करता है। ठीक है, और जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विसेज से डील करता है। ठीक है, ये 3 टाइप की सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।